Hello student, welcome you all to a free learning platform CVT India powered by Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे बायोलॉजी का आज एक नया चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। यानी ये जो बायोटेक के बारे में इतनी सारी चीजें इन्वेंट हो रही हैं, इतनी डिस्कवर हो रही हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, क्या बेसिस है और इनको करने का क्या तरीका है। कोई भी चीज आप करते हो, एक नॉर्मल से चाय भी बनाते हो तो उसके भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। कोई भी प्रोसेस को स्किप किए बिना आप कैसे कर सकते हो। तो उसी तरह कोई पर्टिकुलर चीज को फॉलो अप करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये तो बायोटेक का पार्ट है, यानी हम बायोलॉजी की हेल्प से टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग क्या क्या स्टेप्स हैं वो देखना है। अगर बात करें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की तो नो डाउट इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आपके हर टाइम न्यू टाइप के क्वेश्चन अपीयर होंगे। ठीक है, साथ में आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पीसीआर टेक्निक के से रखना है, जहां पे आपको डीनेचुरेशन, एलिनेशन एंड एक्सटेंशन वाले टॉपिक में ध्यान देना है कि एक्चुअल में सारे चीजें कहां पे हो रही हैं, क्यों करना जरूरी है। इसी पीसीआर टेक्निक का एक पार्ट है टैग पॉलीमरेज, जिसको आपको याद रखना है कि ये डीनेचुरेशन में हो रहा है या एलिनेशन में हो रहा है या एक्सटेंशन में हो रहा है। अगर बात करें हम टैग पॉलीमरेज की तो वो एक्सटेंशन का पार्ट है। फिलहाल आपने क्लास 12th में आई थिंक पढ़ा होगा, नहीं भी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आज ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस एक शर्त है कि आप अपनी बुक एनसीईआरटी की जो बुक है, जो आपका सब कुछ है अभी, उसे साथ में लेके पढ़ो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, घुमा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से बनते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि नहीं ये चीज आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछेगा। ये बेसिक आपका जो आप कहते हो ना मैम ये फ्रेश चैप्टर है 12th में, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या आप कह सकते हो कि इसका सबसे बड़ा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो सिर्फ वही उन्हीं से रिलेटेड चीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, वहां पे अगर वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी का फाइलम पूछा गया था, हमने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे कि अगर फाइलम पूछा गया तो ये फाइलम क्लास 12th में आप नहीं पढ़ो, क्लास 11th में पढ़ो। तो कहीं ना कहीं 11th को मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर वही लगता है कि ये सिलेबस से बाहर है, जबकि वो आपको पढ़ाया गया इसलिए वो पूछा जा सकता है। लेकिन बायोटेक में आपने पहले इसका कुछ नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है सिर्फ क्लास 12th में पढ़ा है। तो यहाँ पे बाहर एनसीईआरटी से बाहर आपसे कुछ नहीं आएगा, 12th से बाहर के रीजन में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बात करते हैं अगर इंट्रो की कि बायोटेक का मतलब क्या है, तो ये लॉजी लगा, इट मीन्स क्या है, ये स्टडी है। ठीक है, जहां पे techniques of using live organism or enzymes from organism to produce product and processes useful to human। हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ ऐसे पार्ट या कुछ ऐसे एंजाइम कलेक्ट करते हैं या कुछ ऐसे जीन्स कलेक्ट करते हैं जिससे एक नया इंडिविजुअल हम तैयार करते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में फायदा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में सारी की सारी हमारी काम की चीज है। ठीक है, जिसे आप बोलते हो जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वो बॉडी में है। तो अगर हम चाहे तो इसे बॉडी से अगर हटा दे तो हमारे पास जो भी पार्ट होगा वो सारे हमारे काम का है। सेम चीज हमारा बायोटेक में है। ठीक है, कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ उन्हें कंसीडर किया है जो हमारे यूजफुल हैं, जो हमारे लिए बेकार है या काम के नहीं है उन्हें हम ऑलरेडी छाट के हटा चुके होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल in vitro fertilization leading to an test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine, collecting a defective gene। ठीक है, क्या किया जाता है कि जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब बेबी कंसीडर करते हैं, बनाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी बेसिकली यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्या आता है कि पूरा का पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में तैयार होता है। ऐसा नहीं है, जाइगोट फॉर्मेशन तक चीजें जो होती है वो टेस्ट ट्यूब में होती है, यानी लैब प्रोसेस में होती हैं। बाकी की जो चीजें होती है वो फीमेल के जो आपके वॉर्म एरिया है वहीं पे की जाती हैं। ठीक है, लेकिन जाइगोट बनने यानी बेसिक फर्टिलाइजेशन के बाद के जो कुछ स्टेप्स होते हैं सिर्फ उतने ही आपका बाहर होता है, लैब प्रोसीजर होता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज जैसे आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइम भी होता है। ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों को हटा के। या हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसा मान लो कोई ऐसी डिजीज है जैसे कोविड के टाइम कोविड की वैक्सीन कैसे इंट्रोड्यूस कराई गई, कोविड को जिस पेशेंट को हुआ था उस पर्सन का प्लाज्मा लेके ही वैक्सीन तैयार की गई है। ठीक है,
तो इसी तरह हम करके क्या करते हैं, बायोटेक में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बायोटेक का कहाँ पे क्या रोल है, क्या चीज है, कहाँ पे क्या चीज इंट्रोड्यूस की गई है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन के साथ सारी चीजें याद करनी है। लेकिन अगर बात करें उस चैप्टर की, तो वो चैप्टर थोड़ा सा इजी है। ठीक है, आपका हार्ड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो, वो यही चैप्टर है। हार्ड मत बोलो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट है FEB। FEB का फुल फॉर्म याद करके चलना है। EFB का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या कहा कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब क्या है कि यूरोपियन, हमारी जो यूरोप देश है, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसको बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने ये कहा कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इनके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की जो करेक्ट डिफिनीशन है वो ये है, क्योंकि बायो वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन वो बायो वर्ड यूज हो रहा है किसके टर्म में, हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के टर्म में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब पूरे के पूरे हम ऑर्गेनिज्म को नहीं लेते, या तो ऑर्गेनिज्म का सेल लेते हैं, या उनके अंदर से एंजाइम को कलेक्ट करते हैं, या उनका मॉलिक्यूलर एनालॉग लेते हैं जैसे जीन्स वगैरह। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेचुरल साइंस की हेल्प लेके ऑर्गेनिज्म से उनके सेल या तो छांटते, या एंजाइम छांटते, या तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे चीजों को इंट्रोड्यूस करके एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ये हमारे कौन कहा था, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना है। एक है नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन मतलब पूरा का पूरा एक पार्ट नहीं नेचुरल साइंस का अटैच है, यहाँ पे कई सारे पार्ट मिलके पूरे के पूरे एक लाइफ प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जीन्स की बेसिस पे हम कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कराएंगे, उसके बाद एक नया इंडिविजुअल तैयार कराएंगे। देखते हैं, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अल्टर का मतलब एक चीज याद रखना, अल्टर का मतलब होता है चेंज। ठीक है, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जो कॉमनली यूज नहीं करते, लेकिन आपको मतलब समझ लोगे तो समझने में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इजी रहेगा। तो अल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा क्या है, या तो डीएनए या तो आरएनए। डीएनए और आरएनए बोथ आर कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल आरएनए आर फाउंड इन मिनिमम, जैसे हमारे वायरस। ठीक है, सिर्फ कुछ के ऑर्गेनिज्म में हमारा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, नहीं तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus change the phenotypic या phenotype of the host organism। हमने क्या किया, हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट किया, जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए एंड डीएनए। अब उनमें थोड़ा सा जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग थी उनमें थोड़ी सी चेंजेस की। अब हम जब उस पर्टिकुलर जीन में चेंज करने के बाद उसे किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आप ही सोचो, हमने चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है उनके फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। उसी चीज को हम कंसीडर करते हैं किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें हम हमारे बायोमोलिक्यूल्स या हमारे जो जेनेटिक मटेरियल्स है उनमें थोड़ा सा चेंज करके एक नया फिनोटाइप का ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं या बनाते हैं। याद रखना, यहाँ पे वर्ड दिया है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो फिजिकली डिफरेंट है। जेनेटिक तो डिफरेंट हो गया तुरंत ही, जब हमने अल्टरेशन या चेंज किया हमारे जेनेटिक मटेरियल में, उस टाइम ही हमारा जीनोटाइपिक रेशियो चेंज हो गया या जीनोटाइप चेंज हो गया। लेकिन जब तक वो फिजिकली हमें दिखेगा नहीं, तब तक हमें तो पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है कि फिजिकल फिनोटाइप के बेसिस पे भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ इज डीएनए यूज्ड इन अ जेनेटिक मटेरियल। अब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर के साथ या डायग्राम के साथ एक चीज कंसीडर कर पा रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसका कुछ पार्ट हमने कट करके हटा दिया। ठीक है, कुछ हमारा सेगमेंट कट करके हमने हटा दिया।
अब उस सेगमेंट को जब हटाया है तो हमने क्या किया है, उसकी जगह कोई नया सेगमेंट जोड़ दिया है। ऐसा जीन या ऐसा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हमने जोड़ा जो हमारे काम का है, जो हमारे काम के प्रोटीन का फॉर्मेशन या कोड करने वाला है। तो फाइनली हमारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर क्या होगा, उसका जेनेटिक तो चेंज हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने सेगमेंट चेंज किया जेनेटिक या उनके जीनोटाइप तो वैसे ही चेंज हो गए, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी अब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, अब इसको करते कैसे हैं, कुछ इसके प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो जिस पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। सबसे ज्यादा किया क्या जाता है, क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड, हमें जिस पर्टिकुलर वेक्टर तो एक लेना होगा जिसमें से हमें छांटना होगा। तो हमने क्या किया, पहले तो एक वेक्टर डिसाइड किया। अब वेक्टर का क्लोनिंग वेक्टर इज क्लीव्ड विद अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने उस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या किया, उसके कुछ पार्ट को कट किया। अब वहां पे हमने यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उनको तोड़ दिया और फाइनली क्या किया, इनसे इनको जोड़ दिया। ठीक है, ये जो हमारे वेक्टर थे इनसे हमने क्या किया, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को जोड़ दिया। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक नया रिकॉम्बिनेंट बन के तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे ये जुड़ता है किससे हेल्प से, डीएनए लाइगेज से। यहाँ पे हर एंजाइम का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। डीएनए लाइगेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। ठीक, जब जुड़ने के बाद हमारा, अब हम जब इसको ग्रो कराएंगे होस्ट सेल में, तो ये जो डिवाइड करेगा, जब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो उनके अंदर ऑलरेडी पहले से क्या प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट हमारा वेक्टर प्रेजेंट होगा। हमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वापस से तैयार करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। हमने सिर्फ एक बार प्रोसीजर किया, फिर उनका रेप्लिकेशन जब होगा तो वो पर्टिकुलर होस्ट में अब जो चीज पैदा होंगी उनके अंदर क्या पाया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको लाइफ से जोड़ के सोचो थोड़ा कि हम क्या करेंगे, हम हमारा कोई एक पीस कट करेंगे। ठीक है, डीएनए के सेगमेंट से कोई एक पीस कट किया। अब हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ कुछ नया चीज इन्वॉल्व करके जोड़ दिया। बॉडी में उसको वापस से इंसर्ट कराएंगे, हमारी बॉडी में नहीं, हम बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो आपको पता है ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो विद इन 20 मिनट्स के अंदर अपने रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर देता है। तो हमने उनके अंदर जो चढ़ाया है या जो चीज दिया उनको, वो रिकॉम्बिनेंट पार्ट है। तो अब उन्हें तो पता नहीं है, लेकिन वो अपना डिवीजन का प्रोसीजर वैसे ही रखेंगे। अब जो वो डिवाइड करके नए नए प्रोजीनीज बनाएंगे, उनके अंदर कैसा प्रेजेंट होगा उनका जीन, रिकॉम्बिनेंट वाला। सेम चीज यहाँ हुआ, यानी एक बार हमें करना पड़ता है, बाद में हम रेप्लिकेशन के बाद जितनी भी चीजें बनेंगी उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट हमारा वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। इसमें होता है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री ambience in the chemical engineering process to enable the growth of only desired microbe eukaryotic cell in a large quantities for the manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccine, enzymes, etc. हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन का मतलब ऐसी एक कंडीशन पैदा की जो बिल्कुल माइक्रोबियल ग्रोथ के फ्री है। मतलब वहां पे एक ऐसी, जैसे नॉर्मल आप कभी देखे होंगे, नोटिस भी किया होगा, या शायद आपको इसका रीजन पता भी होगा कि जब इंजेक्शंस डॉक्टर या कंपाउंडर जो भी हमें लगाते हैं या नर्सेज लगाती हैं, तो पहले स्टेराइल कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन सर्व करते हैं। मतलब थोड़ा सा इथेनॉल लेके उसको पहले साफ करते हैं ताकि आसपास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुरंत हट जाए या डिग्रेड हो जाए, तब जाके इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन के टाइम, क्योंकि निडल क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, तो हो सकता है वो माइक्रोब्स भी बॉडी के अगर आसपास हुए हैं तो माइक्रोब्स भी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और बाद में कोई इन्फेक्शन जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए पहले ही कंडीशन स्टेराइल कर देते हैं। सेम चीज यहाँ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग में भी किया जाता है कि यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन तैयार की जाती है जो प्रॉपरली स्टेराइल है, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बिल्कुल फ्री है। फिर जाके उनको केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस से इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर माइक्रोब्स, उसे एक ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक में तैयार किया जाता है जहां पे, अब मान लो एक छोटा सा हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर को पहले स्टेराइल कर दिया। ठीक है, यानी उसमें जितने भी माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रोब जो भी थे, अब वो बिल्कुल वहां पे आसपास नहीं होंगे। हमने क्या किया, एक छोटा सा बैक्टीरिया उसमें ग्रो कराना शुरू किया। तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, सिर्फ वही बैक्टीरिया होगा जो हमने ग्रो कराना चाहा है। ठीक है, आसपास क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन क्या कर दी थी, स्टेराइल कर दी थी, इसलिए आसपास कोई अदर बैक्टीरिया का ग्रो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें जो चीज चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा, अदर कोई भी उसमें मैल फंक्शन
नहीं होगा। ठीक, यूकैरियोटिक सेल इन अ लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एटसेट्रा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के किस प्रोसेस से तैयार की जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से इनको तैयार किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक में हम सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे जो हमारे काम के होंगे। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टेराइल कंडीशन में लाके डेड करा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये स्टेप्स आपको खुद से सोचो, अगर हमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करना है तो उसके क्या स्टेप होंगे, कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नंबर 1, पहले तो हमें छांटना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे लिए डिजायर्ड जीन कौन सा है, नॉन डिजायर्ड या अनडिजायर्ड जीन कौन सा है। यानी हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विच इज डिजायरेबल जीन। ठीक है, अब हमें जब वो डिजायरेबल जीन मिल गया तो हम उसको कट तो करेंगे ना, बाकी सेगमेंट से अलग करेंगे। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। कट करने के बाद क्या करेंगे, उन्हें किसी पर्टिकुलर होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, तब जाके तो आगे की ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हमने डिजायरेबल जीन को कट किया, उसको फिर एक नए होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आगे जाके क्या होंगे, जो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की प्रोसेस है वो कैरी ऑन होगी। थर्ड स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। और बाद में रेप्लिकेशन के बाद जो नई प्रोजेनी बनेगी उनके अंदर ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, डिजायर्ड जीन। नॉन डिजायर्ड तो हमने पहले ही हटा दिया था, हमने उसे कंसीडर ही नहीं किया था, तो वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएमओ को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है उससे भी समझ पाओगे कि यहाँ पे ये मान लो कोई एक बड़ा सा डीएनए का सेगमेंट है, हमें डीएनए के इतने सेगमेंट की जरूरत है। ठीक है, इतने से सेगमेंट को हमने क्या किया, कट किया, डीएनए एक्सट्रैक्शन किया। अब उनको हम क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे और फाइनली एक ऐसे होस्ट में कन्वर्ट करा देंगे। अब हमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा या जो नया प्रोजेनी होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगी। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसी को हम बोलते हैं ओरिसाइट। मतलब क्या है इसका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसी जगह जहां से हमारा रेप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन की प्रोसेस ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है। तो आपके डीएनए के बहुत लंबे से सेगमेंट्स हैं, 2.2 मीटर आपके ह्यूमन में आपने पढ़ा था हैप्लॉइड कंडीशन में। तो इस केसेस में अगर ऐसा होता है कि इतने बड़े सेगमेंट है तो रेप्लिकेशन कहीं से भी नहीं शुरू होगा या शुरू से नहीं शुरू होगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक ऐसी साइट जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। उस जैसे ही वो साइट हमें मिला वैसे ही ये प्रोसेस आगे की तरफ फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन which is responsible for initiating the replication। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। कोई चीज का मल्टीपल, लेकिन शर्त यही है क्लोनिंग में कि क्लोनिंग में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं वो पेरेंट के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो क्लोनिंग किससे तैयार होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एग्जैक्ट, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, पेरेंट का ही कोई पार्ट ग्रो कर जा रहा है, तो डीएनए में क्या मॉडिफिकेशन आ रहा है, क्या कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं। तो उनके अंदर क्या होगी, आइडेंटिकल अपने पेरेंट जैसे ही कॉपी होगी। लेकिन क्या हमारे और हमारे पेरेंट में आइडेंटिकल कॉपीज आ रही है, बिल्कुल नहीं, आइडेंटिकल कॉपीज तो आ ही नहीं रही, यानी हमारे अंदर वेरिएशन आ रहा है, तो हम क्लोन नहीं है। ठीक है, क्लोनिंग का मतलब हमने कुछ ऐसा तैयार किया है, ऐसा कॉपी तैयार किया है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है किसके, अपने पेरेंट के। ठीक, या पेरेंट के डीएनए टेम्पलेट के। फर्स्ट इंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डीएनए। आर डीएनए को हम कैसे, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करने के लिए कैसे क्या प्रोसीजर है, उससे पहले हम एक बेसिक नॉर्मल सी बात करते हैं।
रिकॉम्बिनेंट का जो थ्योरी था, जो बेसिक नॉलेज था, वो किसने लेके आए थे? हमारे स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। तो कोहेन और बोयर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन किस ईयर में? 1972 में। ये ईयर याद रखनी है और साइंटिस्ट का नाम किसके टर्म में याद रखना है कि यही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरडीएनए की टेक्नोलॉजी एक्चुअल में इंट्रोड्यूस कराई थी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन with a native plasmid of Salmonella typhimurium। क्या किया है इन्होंने? पर्टिकुलर जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प ली थी उसमें किया क्या था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को किससे कंस्ट्रक्ट कराया था? नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफाइडियम। ठीक है, ऐसे सैल्मोनेला टाइफाइड, आपने सैल्मोनेला टाइफाई तो सुना ही है। ठीक है, टाइफाइड कॉज करता है। तो इसी तरह उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को उनसे जोड़ दिया। अब वो एंटीबायोटिक है, यानी उसके प्रेजेंस में कोई भी बायोटिक जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आप एंटीबायोटिक दवा खाते हो, ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवा क्या करता है? हमारी बॉडी में जो भी जिस भी पर्पज से आप खा रहे हो, अगर वैसे माइक्रोब हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं तो उस दवा की वजह से क्या हो जाते हैं? वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते और लास्ट में खत्म हो जाते हैं, तो हम सेफली बच जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये मतलब क्या है कि ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकते हैं, इसमें सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज अगर एंटीबायोटिक नॉन रेजिस्टेंट है, यानी वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो अगर सैल्मोनेला टाइफाई में हम कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे तो वो ग्रो कर पाएगा क्या? नहीं ग्रो कर पाएगा। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इससे आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान देना है। ये क्या है? रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कुछ ऐसा इसका प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये नॉर्मल जो क्रोमोसोमल, यानी हमने इसमें क्या किया है, कुछ पहले से क्रोमोसोम कुछ जीन्स को ले आके ऐड किया है, तब जाके हमारा प्लाज्मिड तैयार करता है। तो वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन को कलेक्ट करते हैं। और प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हमारा मटेरियल है जो बाद में हमें मिला है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस एक डायग्राम में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। सेलेक्टेबल मार्कर, हालांकि ये चीज आपको बाद में भी समझनी है, बाद में भी पढ़ना है, फिलहाल एक नॉर्मल नॉलेज के बेसिस पे आप देख लो। सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करने का काम करता है, कौन सा सेगमेंट लेना है कौन सा नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, यानी यहाँ पे वो पर्टिकुलर एंजाइम्स नहीं ग्रो करेगा क्योंकि उसके लिए एरिया क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये भी है। ये हमारा क्या है? ओरी, ओरी का मतलब ओरी साइट, यानी एक्चुअल में जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। और इसके बाद ये जो आपको पर्पल पर्पल दिख रहा है, ये सारे पर्पल कलर में क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट का फंक्शन, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या तो वो हो सकते हैं या तो एक्सोन्यूक्लियस हो सकते हैं, जहां से हमारी एक्चुअल में चीजें कट डाउन होंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एक मिनट, ठीक है, वो वाला पार्ट गलती से आ गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। हमने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड। अब आप नॉर्मल इसको अपने ही थ्रू समझने की कोशिश करो। आप क्या करोगे? अगर आपको कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना है, यानी आरडीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो आपको पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पीस को कट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। अब हमें वहां पे, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते कि कैंची लेके बैठे और काट दिए, जैसे आप कपड़े और कागज काटते हो, ऐसे तो कर नहीं सकते। डीएनए भले ही आपने पढ़ा कि जैसे बीड्स होते हैं, मोती की जो माला होती है, वैसे ही कुछ अटैच्ड होते हैं, लेकिन वो हमें नॉर्मली आंखों से दिख सकते हैं, लेकिन ये चीज आंखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है,
तो यहाँ पे आप कैची लेके ये सोचो कि हम कट कर दे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा पहली चीज। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सीजर का मतलब कैची, यानी ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे यानी डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को कट डाउन करेंगे। तो हमारा जब हमने खोज लिया रिस्ट्रिक्शन, जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उनको जब खोज लिया, तो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम उसे कट डाउन करेंगे। द पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब हम क्या करेंगे, उसे डीएनए लाइगेज की हेल्प से प्लाज्मिड में वापस से जोड़ देंगे। मान लो हमारा ये डीएनए का सेगमेंट है। अब इस डीएनए के सेगमेंट में यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है डिजायरेबल जीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरई की हेल्प से क्या करेंगे, इस पार्ट को कट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लाज्मिड डीएनए के अंदर उसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को एक प्लाज्मिड डीएनए के अंदर जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने का काम हमेशा याद रखना कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। लाइगेज हमेशा ही जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, अब जो प्लाज्मिड डीएनए है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वेक्टर की तरह, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू इनरिशिया कोलाई, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। अब हम इसे किस पे ट्रांसफर कर देंगे, ई कोलाई में। इस पूरी चीजें को हमने एक ई कोलाई बैक्टीरिया वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। ई कोलाई की खासियत यही है कि वो अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती है, इसलिए इसका यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा कि जब ये ग्रो करेगी तो यहाँ पे अब जो नया कॉपीज बनेगा, जो नए इंडिविजुअल बनेंगे, उनके अंदर कैसा हमें प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, यही पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम आरडीएनए को प्रॉपरली फॉलो कर पाते हैं। तो एक सिंपल स्टेप आपको याद रखना है, पहले आइसोलेट करेंगे, दूसरा कट करेंगे, तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, उसे एक जो कट की हुई चीजें उसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ के विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ ग्रो कराएंगे। तो हमें जो भी प्रोजेनी अब मिलेगी उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा आरडीएनए ही प्रेजेंट होगा। यही सिंपल प्रोसेस आपको इस स्टेप में दिया है, डीएनए आइसोलेशन, ठीक है। पहले हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से अलग अलग पीसेस में कट होंगे। उसमें से जो हमारी डिजायरेबल फ्रैगमेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी वेक्टर वाले पार्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारा जो नया मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम एक बैक्टीरियल होस्ट में क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, और नॉर्मली वो बैक्टीरिया कौन सी होती है, इनरिशिया कोलाई, ठीक। अब हमें जो न्यू प्रोजेनी मिलेगी उनके अंदर कैसा उनका डीएनए पार्ट प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पार्ट प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने वही तो ग्रो कराया, उसके अलावा तो कुछ लिया ही नहीं था, ठीक। टूल्स फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या इसके टूल्स हैं, किस बेसिस पे हम इनको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पार्ट से बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ना, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक बार बार कह रहे साथ में ले के बैठो, जो उसमें इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसे अंडरलाइन कर लो, नहीं तो हम तो बोर्ड पे करा ही देते हैं इंपॉर्टेंट लाइन को, या तो स्टार बना देते हैं या तो अंडरलाइन करा देते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी के जब, क्योंकि आपको लास्ट रिवीजन में क्या करना है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी पढ़ो तो वो जब अंडरलाइन हुआ होगा या स्टार बना के रखे होगे तो उस पर फोकस थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1963, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रोकना। इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में बैक्टीरिया के अंदर ऐसा दो रीजन देखा गया जहां पे हमारे जो भी ग्रोथ थी वो नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ऐसा दो रीजन देखा गया जहां पे हमारी ग्रोथ
हो ही नहीं पा रही थी बैक्टीरियोफेज की। यानी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। यानी उस पर्टिकुलर साइट पे क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियोफेज ग्रो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन एरिया है। ठीक है, जैसे आपने मूवी वगैरह में या नॉर्मली किसी हिल एरिया पे आप गए होगे या कंस्ट्रक्शन साइट पे गए होगे तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन एरिया पहले ही लिखा होता है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया पहले ही लिखा होता है, यानी आगे, यानी उस एरिया में आपको जाना मनाही है। तो यहाँ पे ऐसी साइट जिसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली साइट, वहां पे बैक्टीरियोफेज ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए व्हाइल अदर कट डीएनए। ये जो दो एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम का फंक्शन क्या है? एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं डीएनए पे और दूसरा क्या करते हैं, डीएनए को कट करने का काम करते हैं। द लेटर वॉज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और बाद में इन्हीं एंजाइम का नाम क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, क्योंकि एज लास्ट में सफिक्स यूज हो रहा है और एज हमेशा ही आपको बताया गया है कि एज लास्ट में सफिक्स यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज हिंद सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है? क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और आने के चांसेस हैं, तो याद रखना हिंद सेकेंड। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये हिंद सेकेंड है क्या। ठीक, इट कट डीएनए मॉलिक्यूल्स at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair known as the recognition sequence. Today, more than 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strain. ये दोनों लाइन का मतलब क्या है, बहुत आसानी से समझना है कि ये जो पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे भी सीक्वेंस देखेगा कहीं पे भी कट कर देगा। याद रखना, जिस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस ये बोल रहा है इसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे के पूरे सेगमेंट पे कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। जैसे आप जब छोटे होते हो, हाथ में अगर कैंची पकड़ा दी जाती है तो आप कुछ कोई भी कपड़ा लेके, कोई भी कागज लेके, भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, कट करने की आदत थी छोटे जब थे। अभी तो पढ़े लिखे हो, पढ़ के समझ जाते हो कि कागज हमारे काम का है या नहीं है, लेकिन पहले या किसी बच्चे को आप पकड़ा दो, उसे क्या पता। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं कि कहीं से भी पकड़ेंगे डीएनए को और कट कर देंगे, नहीं, वो बकायदा एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढेंगे जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस। वो सीक्वेंस मिलते ही क्या करेंगे, वो उस डीएनए के पार्ट को कट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस है क्या? इस सीक्वेंस में ऐसा क्या है जो एक्चुअल में डीएनए इसी पार्ट से कट करते हैं? तो आप एक स्पेलिंग याद रखो, मलयालम। मलयालम, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखो। इस स्पेलिंग में अगर आप आगे से पढ़ो या पीछे से होते हुए पढ़ो, यहाँ पे स्पेलिंग दोनों में सेम है। अगर आप पीछे से भी पढ़ रहे हो तो MALAYALAM, ठीक है, ठीक। अगर आगे से पढ़ो तो MALAYALAM, यही आ रहा है। यानी पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसी सीक्वेंस, इसी टाइप के सीक्वेंस हो, हालांकि ये हमारे वर्ड हैं, ठीक है, ये डीएनए के कोई बेस पेयर तो है नहीं, क्योंकि डीएनए के आपने पढ़ा है बेसिस में सिर्फ एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन यही होता है, तो वो तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। MALA क्या है, ये तो हम नॉर्मली एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बेस पेयर को ढूंढते हैं हमारे डीएनए और फिर उन्हीं को कट करते हैं, जिस बेस पेयर को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराएंगे तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि रिकॉग्नाइजिंग या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं, ये ऐसे सीक्वेंस को हमारे पूरे के पूरे डीएनए सेगमेंट में खोजते हैं। और याद रखना ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, ठीक है, 6 बेस पेयर का ही सीक्वेंस होता है। फिर उसको खोजेंगे, फिर वहां पे एक्चुअल में उसे कट डाउन करते हैं। अब आज लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने स्ट्रेन से, 230, 230 स्ट्रेन से हमें कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गए हैं, 900 के या 900 से ज्यादा,
ठीक है, 900 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है। 900 से ज्यादा हमें क्या मिल गए हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन आपके इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दोनों टर्म में एंजाइम्स है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे कि इंडोन्यूक्लियस यानी इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कॉर्नर साइड पे कट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अगर वो बीच में कहीं कट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा क्या था, हिंद सेकेंड। इसकी नेमिंग कैसे की जाती है वो आप समझो। मान लो हमने इंडिशिया कोलाई कम्स फ्रॉम इंडिशिया कोलाई RY13। ठीक है, ये जो इंडिशिया कोलाई फर्स्ट आया है, को RI फर्स्ट, ठीक है, E को RI फर्स्ट, ये किससे आया है, इंडिशिया कोलाई RY13। अब इससे इसका नामकरण कैसे किया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका घर में बहुत बड़ा बड़ा नाम अगर होता है, पहले तो बहुत बड़े बड़े नाम रखे जाते थे। ठीक है, किसी का नाम अगर अभिमन्यु है तो उसको अभी करके शॉर्ट में लोग बुलाते हैं, उतने बड़े नाम को लेने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब इतना बड़ा नाम याद करना होता या लर्न करना होता तो हर बुक में छापने में ही एक आध पेज ऐसे ही जाते, ठीक है, फालतू में। तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। अब इसको, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि ई को RI फर्स्ट में ई क्या है, CO क्या है, R क्या है, फर्स्ट क्या है, ये चीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, ई बताता है इसका जीनस, जीनस इसका क्या है, एस्टेरिया। ठीक है, CO क्या बता रहा है इसका, स्पीसीज, कोलाई स्पीसीज है इसकी। ठीक है, R इनका क्या है, स्ट्रेन, रफ है या स्मूथ है, ये R इनका स्ट्रेन है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन यानी पहली बार पाया गया, सेकेंड टाइम पाया गया, ऑर्डर क्या है इनका, वो है फर्स्ट। और 13 क्या है, रोमन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इनकी एक दो स्पीसीज नहीं होती, कई सारी स्पीसीज होती हैं, तो इनके अकॉर्डिंग इनका रोमन नंबर करके कंसीडर कर दिया जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि ये जो ई को R फर्स्ट है, इसमें क्या जीनस है, क्या स्पीसीज है, क्या इनका स्ट्रेन है। ठीक है, और फर्स्ट क्या इनका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स द क्लास न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्योंकि नहीं बना है लेकिन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि काफी कॉमन है लेकिन बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से डिनोट होता है या किस क्लास से बिलोंग होता है, तो न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग होता है। एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस यानी इट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक्सो है, एक्सो का मतलब बाहर यानी कॉर्नर एरिया से। ठीक, A कॉर्नर B कॉर्नर, जहां से शुरू हो रहा है वो वाला कॉर्नर और जहां पे खत्म हो रहा है वो वाला कॉर्नर, कॉर्नर पार्ट से अगर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करते हैं तो वो होते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अगर स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA के किसी बीच वाले पार्ट से अगर कट होते हैं तो वो कौन करता है, हमारा एंडोन्यूक्लियस करता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस कॉर्नर से कट करेंगे, एंडोन्यूक्लियस बीच से कहीं कट करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आया, नाम से ही समझ जाओगे इनफैक्ट इसको। तो ये दोनों का ही पार्ट है। एंडोन्यूक्लियस यानी क्या किया हमने, हमें एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करेंगे, यहाँ का सेगमेंट गायब है, बीच से कट करने वाले क्या है हमारे एंडोन्यूक्लियस, और कॉर्नर से कट करने वाले हमारे क्या है, एक्सोन्यूक्लियस। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर यानी कॉर्नर साइड से एक्सोन्यूक्लियस कट करेंगे, अंदर की तरफ से कट करते हैं हमारे एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारा हाउ डज RE परफॉर्म इट्स फंक्शन, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीजें में आपको कुछ चीजों पे बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़ना है, सारी चीज इसमें याद नहीं रखनी है। जो अंडरलाइन या स्टार बनाएंगे उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा लेना। ठीक है, वंस इट फाइंड्स द स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस इट बाइंड टू द DNA एंड cut the strand at the specific point and their sugar phosphate backbone। क्या करेंगे, जैसे ही इनको इनका रिकॉग्नाइजिंग साइट मिला, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला साइट मिला, वहां पे ये DNA के साथ जाके
बाइंड हो जाएंगे कि हमें अपना काम यहीं से शुरुआत करना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे बाइंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, सेंटर बहुत दूर भेज देता है, तो उसी दिन जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चांस हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो आप एक दिन पहले चले जाते हो, आसपास वाली जगह पे ही रुक जाते हो कि जहां से आपका सेंटर एरिया थोड़ा पास हो, जाने में ज्यादा टाइम ना लगे। सेम चीज ये भी करते हैं, जैसे इनको सीक्वेंस मिला, ये आसपास के एरिया में जाके डीएनए से बाइंड कर जाएंगे। Recognize the specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. It is a sequence of base pair that reads same on the two strand when orientation and reading and kept the same. ठीक है, अभी हमने बात किया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, जहां पे डीएनए का सेगमेंट चाहे आगे साइड से पढ़ो चाहे पीछे साइड से पढ़ो, दोनों साइड से सेम है। जैसे GAATTC, अगर आप इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी को जी, ठीक है, जब ये बेस पेयर तैयार करेंगे, जी टी का ए, अगेन टी का ए, टी का ए का टी एंड लास्ट में सी। चीजें सेम आ रही हैं, चीजें बिल्कुल क्या आ रही हैं, सेम। तो इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। याद रखना ये कितने बेस पेयर का बना होता है, 6 बेस पेयर का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो बस याद रखना, जब ऑप्शन अभी आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते तो कैसे हम इसे पहचानते हैं वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। ये पैलिंड्रोमिक साइट के बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसी साइट से कट करता है, नहीं, थोड़ा सा अवे कट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको नॉर्मली जब आप कपड़े कट करते हो, ठीक है, किसी टेलर के पास जाके देखो, वो जहां तक अपने लगाए रहता है, जो उसकी साइज होती है, जो भी कस्टमर की साइज होती है, जितना एरिया वो लिया रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेता है, क्योंकि उसे पता है कट करने के टाइम वो पार्ट चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, थोड़े से दूर से कट करता है। सेम चीज हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी करते हैं, जहां हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उससे थोड़ा सा हटके वो कट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। दिस लीव्स ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड। अब मान लो हमने क्या किया, डीएनए के इतने पार्ट में हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला, इस पार्ट को कट करके जब हम निकालेंगे तो ऐसे लटका हुआ चीज हमें दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसी को हमने क्या किया है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड। स्टिकी एंड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये किससे अटैच थे, ये अटैच थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। अब हमने जब इसको कट कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी भी है इनके पास, ये किसी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के साथ अगर उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ मिल गए तो अभी भी ये क्या कर सकते हैं, ये बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इनके जो बॉन्ड है वो एक्टिव स्टेट में, इसलिए वो क्या है, स्टिकी बोला गया है, ठीक है, कि बाद में ये जुड़ सकते हैं। These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart, ठीक है। स्टिकी एंड क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके पास ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। This stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA ligase to join the DNA fragment। अब इसी स्टिकनेस की वजह से, इसी एंड की वजह से क्या होगा, जब हम इन्हें प्लाज्मिड डीएनए में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आसानी से विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज जुड़ जाते हैं। चीजें समझ में आई? अब पूरा समझ आएगा इस डायग्राम से, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रेट एट द सेम साइट, वेक्टर डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन डीएनए। इन दोनों ही डीएनए का ये पार्ट क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच से बिल्कुल कट नहीं करेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलते हैं उसको बीच से नहीं, थोड़ा सा साइड से। लेकिन ये चीज याद रखना है कि ये जिस पोजीशन पे ऊपर कट करेंगे उसी पोजीशन से नीचे कट करेंगे। ऊपर जी और ए के बीच से अगर कट किया है तो नीचे वाले सेगमेंट में भी जी और ए के बीच से ही कट करेंगे, ये नहीं कि कहीं से भी कट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब अगर ये कट करेंगे, मान लो यहां से कट किया तो इसका जी और सी तो वैसे भी सेफ है, वो तो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन यहाँ का पार्ट क्या हो गया, कट हो गया, ठीक। सिंपली नीचे की साइड से भी ये वाला पार्ट क्या है, हट गया बाहर। अब सिंपली हमने जो फॉरेन डीएनए लिया है उसकी भी ऐसी साइड खोजेंगे, उस पर भी कट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगेन जी और ए के बीच में इधर, और अगेन इधर जी और ए के बीच में। अब ये पार्ट
जो है, और ये पार्ट ऊपर का पार्ट क्या है, स्टिकी इनकी तरह हवा में लटका हुआ दिख रहा है। अब विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज इन दोनों ही जो हमारे सेगमेंट्स उनको पास में लाएंगे, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, दोनों में ही, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टिकी एंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही पास में आएंगे ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर बना लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। टी के साथ क्या जुड़ना है, ए जुड़ना है, इस टी के साथ ए, और इस ए के साथ क्या जुड़ना है, टी। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तो दिख ही रहा है, तो जुड़ने में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट तो कर दिया, लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या करेंगे, वो फ्रैगमेंट की साइज बड़ी छोटी अलग अलग साइज में होगी, उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्म में एक तरह से अटैच कर करके रखते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में उनको, या आप कह सकते हो कि सिस्टमैटिक मैनर में उनको अरेंज करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे, साइज की बेसिस पे। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, दे कैन separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through a medium matrix. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम में ही चीजें समझ आ रही हैं। जेल का मतलब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेते हैं जिसका नाम है एग्रोस जेल। ठीक है, इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आ रहा है इलेक्ट्रो, यानी यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का खेल है। तो हमारे जो डीएनए हैं वो कैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये फ्रैगमेंट्स कैसे अलग अलग होते हैं ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो सीफ होता है, चलनी जिसको आप बोलते हो, आटा चालते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं वो ऊपर ही हो जाते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होती है विद द हेल्प ऑफ साइज। यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम एक मीडियम या एक मैट्रिक्स में इनको फ्लो कराते हैं, पूरे के पूरे हमारे जो भी फ्रैगमेंट्स कट हैं। ठीक है, और ऐसे मीडियम में फ्लो कराते हैं जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तब तो अट्रैक्शन बनेगा, तब तो कनेक्शन कोई बनेगा। कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। ये याद रखना है, एग्रोस किससे पाया जाता है, सीवीड से। ये ठीक है, समुद्र है, समुद्र के पौधे जो होते हैं, ऐसे पौधे, वीड्स आप जानते हो ना, वीडीसाइड हम यूज करते हैं खेतों में। ठीक है, जो नॉर्मली हमारे यूज में होते हैं। तो ये जो सीवीड है ये क्या है, हमारा एग्रोस जेल। द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। सीविंग मतलब चालना। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल, स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर विल बी मूव। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी छोटी हमारी डीएनए फ्रैगमेंट की साइज होगी उतनी ज्यादा दूर तक ये फ्रैगमेंट जाते हैं, जितनी बड़ी साइज होगी वो पहले ही गिर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे मैम बड़ी साइज जबकि छोटी साइज को पहले गिरना चाहिए, नहीं, ये जो होते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी साइज क्या होगी, पहले ही छट के हट जाती है। जो छोटी छोटी साइज होती है वो पीछे की तरफ सबसे जाती है, जहां पे एक्चुअल में इनके जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का भी तो खेल है, तो छोटे वाले पार्ट क्या है, बॉन्डिंग ज्यादा बना पाते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं, जबकि बड़े वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए वो हट जाते हैं पहले ही। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, जितना छोटा साइज होता है फ्रैगमेंट का उतनी दूर तक ये एग्रोस जेल या मैट्रिक्स में फ्लो कराते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ आ रहा है, अगर हमने फ्रैगमेंट्स को जितना ज्यादा, अब ये इसके यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, और आप यहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे से होल बने। फ्रैगमेंट की जितनी छोटी साइज होगी वो क्या हो रहा है, उतनी दूर तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे करके वो होल कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बाइंडिंग, क्योंकि छोटे पीसेस हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कर सकते हैं, जबकि बड़े पीस क्या होंगे, तुरंत लो बॉन्डिंग, यानी उनकी जो बॉन्डिंग साइट होगी वो थोड़ी वीक होगी एज कंपेयर टू स्मॉल वाले के। ठीक है, इसलिए वो पहले ही छट के हट जाते हैं, जबकि स्मॉल वाले क्या होंगे, ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं।
द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग द डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड। क्या होता है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड है, अब मान लो छट के हट गया, ठीक है, जो स्मॉल पार्ट था वो सबसे दूर तक गया, तो हमें समझ आ गया कि वो छोटा वाला टुकड़ा है, बड़ा वाला टुकड़ा पहले ही हट गया होगा, तो हमें दोनों का कंसीडर मिल गया साइज के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, इन्हें हम स्ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेनिंग करते हैं इनकी। आपने लैब वगैरह में देखा है, ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप में कोई चीज देखते हो तो उससे पहले उसको स्टेन करते हैं रेड या ब्लू कलर से, ठीक। तो यहाँ पे भी स्टेनिंग की जाती है, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड, ये नाम याद रखना। फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर के टाइम ही इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग की जाती है। देन इट गिव्स कलर, ऑरेंज कलर ऑफ बैंड। जब उसको फिर हम रेडिएशन के बाद उसमें देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि ऑरेंज कलर की प्रॉपर्ली एक बैंड बन रही है, लेकिन वो बैंड स्पेशली किसकी बनी होती है, ऑरेंज कलर की। ये होता है इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से ही, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि वो बैंड किस कलर की दिखती है, ऑरेंज कलर की। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस नोन एज इल्यूशन। ये आपका पूछेगा, इल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने जो बैंड को एग्रोस जेल से जो भी बचा हुआ बैंड था, यानी जो चीज छटा हुआ पार्ट था, द सेपरेटेड बैंड फ्रॉम द डीएनए आर कट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस इज नोन एज इल्यूशन। अब वो जो छोटा छोटा पार्ट होगा वो तो एक मैट्रिक्स में फ्लो कर रहा था, तो उस मैट्रिक्स से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो जब हम उसे मैट्रिक्स से अलग करें, यानी जब हम उसे एग्रोस जेल से अलग करके हटा रहे हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। आपसे ये प्रोसेस पूछेगा, इसलिए इसका नाम याद रखना। इल्यूजन की प्रोसेस कब कहलाती है, जब हम मैट्रिक्स से फ्रैगमेंट को अलग करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के नाम याद रखना कि क्या है वो, एग्रोस जेल। कुछ ऐसा कलर देखने को मिलता है, ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है, जितना छोटा रहेगा उतनी दूर तक जाता है, जितना बड़ा रहेगा उतने ही पहले वो छट के गिर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यूज फॉर प्रिपेयरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्टिंग द डीएनए ऑफ आवर चॉइस या डिजायरेबल जीन आर नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में क्या किया जाता है, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही तैयार किया जाता है, ठीक। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार जो भी हमें चाहिए था, हमारी जो चॉइस थी या जो भी डिजायर जीन थे, उनके ही थ्रू हम एक वेक्टर को प्रिपेयर कराएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गार्डनिंग करने का मौका मिले तो आप किस चीज की गार्डनिंग, मतलब कैसे फ्लावर्स की गार्डनिंग करोगे, जो आपको पसंद होंगे, जो आपको अच्छे लगे होंगे, या जिनके मार्केट में वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे ही फ्लावर को ग्रो कराओगे। आलतू तो कोई फ्लावर्स को आप ग्रो कराओगे नहीं, क्योंकि उसे पता है ना आपको वो अच्छे लग रहे हैं, ना उनके मार्केट में वैल्यू है, तो आप क्यों ही ग्रो कराओगे। सिंपली यहाँ पे भी वही होता है, हम क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, हमें जो चीज चाहिए या जो चीज डिजायरेबल होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसे ही ग्रो कराएंगे। Origin of replication, this is the sequence from where replication start. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. ये लाइन याद रखना है। Origin of replication हमने पहले भी बात की थी, अभी जस्ट इसी पिछले स्लाइड पे। तो ये सीक्वेंस एक चीज और काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। लिंक्ड डीएनए की कितनी कॉपी बननी चाहिए, कितने रेप्लिकेशन के बाद कॉपी उनकी बन, जैसे आप फोटो स्टेट कराने जाते हो, 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी कितनी बननी है वो पहले से आप बताते हो, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, कितनी कॉपी बनने वाली है ये भी हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही डिसाइड करता है। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करने का काम करता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट पार्ट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेंट जो आगे चल के ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मिंग होगा वो उसको पहले ही छाट के हटा देता है। ये चीज कहीं पढ़ी हुई लग रही है, कहाँ पे, एक्सॉन और इंट्रॉन वाले केस में, ठीक है।
सिंपली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट वाला पार्ट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से किए जाते हैं। द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्पिफेनॉल, टेट्रासाइक्लिन और कायामाइसिन आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ई कोलाई की स्ट्रेन में, ठीक है, कौन से आपके मोस्ट कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक के, और वो कौन कौन सा पार्ट है, एम्पिसिलिन का, क्लोरोएम्पिफेनिकॉल का, टेट्रासाइक्लिन और कायामाइसिन का। ठीक है, 4 ऐसे साइट है जो आपके ई कोलाई पे एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किए जाते हैं। क्लोनिंग साइट, अच्छा यहाँ पे ये चीज बोला है इनकोडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एम्पिसिलिन में क्या होगा, एम्पिसिलिन वाले जो बैक्टीरिया है वो इस पार्ट पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जहां पे जो पार्ट होगा, मान लो यहाँ पे एम्पिसिलिन है, यहाँ पे कायामाइसिन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है और यहाँ पे क्लोरोएम्फेनिकॉल है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, वो वाले बैक्टीरिया उस पार्ट में ग्रो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है एम्पिसिलिन के। ठीक है, ये पार्ट एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पे ये पार्ट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह जब सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम छांटते हैं तो फिर हमारे फाइनली क्या बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स, जो आपकी दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, उनको तैयार किया जाता है। ये प्लाज्मिन में ये सारे पाए जा रहे हैं, ई कोलाई में ये सारे प्रेजेंट हैं। अब ई कोलाई से हम छांटते हैं, ठीक है, तो अगर ये वाले पार्ट को हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, अब इसकी जब दवा बनाएंगे और जब दवा पेशेंट को देंगे तो उसकी बॉडी में एम्पिसिलिन नहीं ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट क्या था, एंटी रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्लोनिंग साइट क्या है, साइट वेयर डीएनए टू बी क्लोन इज इंसर्टेड इन द वेक्टर। दिस इज यूजुअली अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर साइट। क्लोनिंग साइट नाम में ही है क्लोनिंग साइट, यानी ये साइट क्या करेगा, क्लोन करने का काम करेगा। ठीक है, क्लोन करने का काम करेगा कैसे, जहां पे हमारे डीएनए क्लोन हो रहे हैं, इज इंसर्टेड इन द वेक्टर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर साइट पे, यानी जो हमारे रेप्लिकेशन के पास वाली साइट होती है, वहीं पे हम क्या करते हैं, उस डीएनए को इंसर्ट कराते हैं। यूजुअली अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर साइट। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि सेलेक्टेबल मार्कर वाली साइट पे ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्रैगमेंट को कट करने का काम करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल BMH फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट is the cloning site for selectable marker tetracycline। टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर है ये। ठीक है, आपने अभी तक 4 सेलेक्टेबल मार्कर पढ़े, क्या, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्पिफेनिकॉल और कायामाइसिन। ठीक है, ये 4 सेलेक्टेबल मार्कर पढ़े। अब ये हमारा BMH1 ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट और क्लोनिंग साइट दोनों है, किसमें, हमारा सेलेक्टेबल मार्कर जो टेट्रासाइक्लिन है उनका। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये क्या होता है, साइट और जीन वेयर वी ऐड फॉरेन डीएनए बिकम इनएक्टिव एंड कैन नॉट प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन। यहाँ पे आ रहा है इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन का मतलब, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो चीज इंसर्ट होंगी वो चीज इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर साइट पे क्या होगा, द जीन वर वी एडेड और फॉरेन डीएनए बिकम इनएक्टिव। ठीक है, हमने जो भी जीन या जो भी हमने RDNA करके जो भी चीज बनाई है, उसको जब हम इंसर्ट कराएंगे तो वो क्या होगा, इनएक्टिव और कैन नॉट प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। तो ये जी समझ में आई। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या मतलब ही समझ आ रहा है नाम से, कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज इंसर्ट कराएंगे तो इनएक्टिव रहेगा। तो हम इंसर्ट करा क्या रहे हैं, RDNA इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, इफ वी इंसर्ट फॉरेन डीएनए ऑन साइट विच कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप। अगर हम किसी ऐसी साइट पे, ठीक है, हम क्या किए हैं, किसी ऐसे फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराए, मान लो यही साइट हमारी क्या है,
ये साइट हमारी क्या है, आई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन साइट है। अगर हमने यहीं पे कोई फॉरेन डीएनए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था उसे अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, तो अगर ये इंसर्ट करा दिया तो हमने किस पार्ट में कराया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाले पार्ट में कराया है। यानी अगर हम कराए ना कराए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पार्ट कुछ भी कोड नहीं करने जा रहा है। हमने भले करा दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, लेकिन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाली साइड में कराया था, तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करने वाला था, प्रोडक्शन करने वाला था बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, ठीक। लेकिन अगर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन साइट पे करा दिया तो वो प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, क्योंकि वो वाला एरिया क्या है, बिल्कुल बिना काम का है, वो काम का है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम कुछ भी इंसर्ट कराए वो फंक्शन नहीं करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेंस, क्रोमोजेनिक मतलब क्या है, ऐसे सबस्टेंस जो एक्चुअल में बाद में कलर्स देने वाले हैं, ठीक। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या करता है, ब्लू कलर का देता है, जबकि रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट क्या होता है, कलरलेस। मान लो हमने प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, जिसमें हमारा आरडीएनए भी है और प्लाज्मिड वाले पार्ट में क्या है, पहले का जो उनका पेरेंटल डीएनए का हो वो भी होगा, ठीक है। ऐसे पार्ट को जब हम क्रोमोजेनिक मटेरियल में इंसर्ट कराएंगे तो जो पार्ट पेरेंटल था, जिसमें कोई चेंज नहीं है, जिस सेगमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर का शो करेगा, ठीक है। जो पेरेंटल पार्ट होगा वो ब्लू कलर का शो करेगा, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट पार्ट होगा वो क्या होगा, कलरलेस। जैसे समझते इसको एक एग्जांपल से, कहाँ गया, ये, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये क्या है, पार्ट रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है। अब अगर हम इसको क्रोमोजेनिक मटेरियल में इंसर्ट करा दें तो ये क्रोमोजेनिक मटेरियल में इंसर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये वाला पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा कलरलेस, जो कि ये बताएगा कि इस पार्ट पे क्या हुआ, एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन हुआ है। लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या होगा, ये ब्लू कलर का ही दिखता है, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट पार्ट ब्लू कलर का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं है, तो ये ब्लू कलर का दिखेगा। जो रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। यही चीज किया गया है, इसमें आपको ब्लू और व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो व्हाइट जो कलर दिख रहा है वो आपका क्या है, एक तरह से कलरलेस वाला पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं शो हो रहा है, यानी ये वाले क्या है, रिकॉम्बिनेंट वाले पार्ट है। जो आपको ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, पेरेंटल यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि हर बार इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका पूछा है, ठीक है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में कौन से वेक्टर हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो याद रखो, प्लांट के सेंस में हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हम किसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। इसकी खासियत क्या है कि इसके पास प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। इसके पास टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो कि जिसके अंदर कैपेसिटी होती है नॉर्मल सेल को किसमें, ट्यूमर में कन्वर्ट करने की। तो आपने जब आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था कि आपकी या मेरी बॉडी में, ठीक है, हम हर किसी की बॉडी में कुछ ऑन्कोजेनिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑन्को जीन्स जिनको आप बोलते हो या प्रोटोजीन्स जिनको आप बोलते हो, ये सारे हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। और यही जब एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में आने से, तो ये क्या करते हैं, कैंसर का रूप ले लेते हैं। सेम चीज प्लांट के भी साथ होता है। प्लांट में क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या है, एक तरह का क्लोनिंग जीन है, ठीक है, वो प्लांट के भी अंदर है। इनके पास पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड, जिसके अंदर ये कैपेसिटी होता है कि ये नॉर्मल सेल को ट्यूमर में बदलने का काम कर सकता है। सिंपलरली ये तो प्लांट के लिए था। एनिमल्स के लिए क्या है, हमारे रेट्रोवायरसेस, ठीक है। फॉर एनिमल्स कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। रेट्रोवायरस एनिमल के अंदर होते हैं, एनिमल में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी ये जो इतना बड़ा सा फील्ड है आपका, ठीक है,
इसमें जितना फायदा है उतने ही रिस्क भी है। थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हम जो काम की चीज बना रहे हैं वो काम की जगह बनने के बजाय ऐसा डिजास्टर चीज बन जाएगा जो जितने भी हमारे लाइफ ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो बायोटेक्नोलॉजी के सारे प्रिंसिपल और प्रोसीजर हैं बहुत ही आराम से किए जाते हैं। ठीक है, अब आपका सिंपली एक टॉपिक छूटता है जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी में कैसे रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, फर्मेंटेशन वगैरह कैसे की जाती है, पीसीआर टेक्निक का यूज कैसे किया जाता है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए उसे हम सिर्फ एक स्लाइड में कन्वर्ट कराएंगे। साथ में उस पर्टिकुलर क्लास में ही या लेक्चर में ही हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, कि एक्चुअल में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा आपका पीसीआर, हमने पहले ही बोला, लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम ही बोला था कि पीसीआर टेक्निक आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने ये देखा कि आरडीएनए कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो छोटे मोटे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते ही हैं, प्लस आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें नहीं आपको उलझना है। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट नेम के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि ये चीज कैसे होगा, ये अदर वाली चीज कैसे होगी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमसे क्वेश्चन लग जा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है ये चीज। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।